हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो देखिए, आज हम लोग स्टडी करेंगे गॉस लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गॉस लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। कॉम्पिटिटिव की बात करें तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में बहुत अपेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हर लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गॉस लॉ जो है वो क्यों हमें रिक्वायर्ड है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। देखो, हम लोगों ने क्या किया था, कूलम लॉ को स्टडी किया था, याद आपको? तो कूलम लॉ में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर हमारे पास इस तरह से दो पॉइंट चार्ज हैं, कौन से चार्ज है, ध्यान से सुनना, पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं तो उन दो पॉइंट चार्ज के बीच में हम लोग फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ। लेकिन आपको पता है, पॉइंट चार्ज जो होते हैं ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। अक्सर हम लोगों को जो चार्ज मिलेगा वो हमको मिलेगा, सपोज़ करो इस तरह से एक वायर में चार्ज मिलेगा। ठीक है ना, इस तरह से सपोज़ करो एक वायर है और इस तरह से वायर पे इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, आमतौर पे हम लोगों को जो चार्ज मिलता है वो हमें मिलता है कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में मिलता है। तो अगर इस तरह से चार्ज कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और फिर मुझे अगर फोर्स फाइंड आउट करनी होगी तो फिर कूलम लॉ की हेल्प से तो फाइंड कर नहीं सकता मैं, क्योंकि कूलम लॉ तो वैलिड है किसके लिए? कूलम लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। देन अगर फिर मुझे इस तरह से मेरे पास कोई कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी और फिर मुझे अगर फोर्स निकालनी होगी, ठीक है, तो फिर मैं कैसे वो फोर्स फाइंड आउट कर पाऊँगा? या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे फाइंड करनी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे फाइंड आउट कर पाऊँगा? ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत ही ईजिली तरीके से हम लोगों को फाइंड कर सकते हैं हम लोग विद हेल्प ऑफ दिस गॉस लॉ। तो इसीलिए गॉस लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, गॉस लॉ को भी समझने से पहले हमें कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें वो अच्छे से टर्म्स समझ नहीं आई तो गॉस लॉ हमें समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जो टर्म्स अभी मैं आपको बताऊंगा उनको अच्छे से आप लोग ध्यान से देखो। कुछ टर्म्स है जो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पहली है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, देखो अभी तक आप लोगों ने क्या सुना था? आप लोगों ने सुना था कि एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा कि एरिया के स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अब क्लास 12 हम लोग स्टडी करेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। अच्छा, क्यों हमें एरिया वेक्टर क्वांटिटी में चाहिए, क्या ज़रूरत है इसके लिए? देखो, ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो हम लोग तभी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी नहीं बल्कि एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मान के चलें। समझ आई मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो एक इस तरह से बारिश हो रही है, इस तरह से शॉवर है रेन का, ठीक है, इस तरह से वाटर शॉवर है, ठीक है, ऐसे वाटर शॉवर है और हमें ये फाइंड करना है कि हमारे पास एक एरिया है, उस एरिया में से ये कितने कितने ड्रॉप्स उस एरिया में से पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कह देता हूँ, सपोज़ करो आपको मैं बोल देता हूँ कि एक एरिया है, ये मैंने एरिया दे दिया, मैं बोलता हूँ ये इस एरिया में कितने वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो इसमें से गिर रहे हैं, इसमें से पास आउट हो रहे हैं, मुझे वो फाइंड करने हैं। तो वो फाइंड करने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये एरिया किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है। तब मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये एरिया किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है। अगर मैं इस एरिया की डायरेक्शन की बात नहीं करता हूँ, अगर मैं ये नहीं बताता हूँ कि ये किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, तो हमें अपना एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक रिंग है, सपोज़ करो इस तरह का ये एरिया ना, सपोज़ करो ये मेरे पास एक रिंग है। अब देखो, अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कि कितने वाटर ड्रॉपलेट्स इस एरिया में से पास आउट हो रहे हैं, है ना, कितने वाटर ड्रॉपलेट इस एरिया में से पास आउट हो रहे हैं, ये निकालना है मेरे को। अगर ये एरिया ऐसे पॉइंटेड हो रहा है ना, अगर ये एरिया इस तरह से मैंने रखा हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वाटर ड्रॉपलेट्स अगर मैंने रखा हुआ है, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स उस तरह से ऊपर से गिर रहे हैं और मैंने उसके परपेंडिकुलर रखा है, तब तो अच्छे खासे वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें से पास आउट हो जाएंगे। बट अगर यही एरिया, सेम एरिया है, मैंने अगर इस तरह से रखा है ना, अगर मैंने इस तरह से रखा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट अगर मैंने रखा, तो बताइए कितनी पानी की बूंदें इसमें से पास आउट करेंगी, है ना, कितने वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें से पास आउट करेंगे? कुछ ही नहीं कर पाएगा, है ना, यहाँ से डायरेक्ट ही नीचे गिर जाएंगे, इसमें से पास आउट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन, ये ऐसे है एरिया या ऐसे है, डायरेक्शन जो है वो इस केस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है ना। इसीलिए हम लोगों को जो है ऐसा, हम लोगों को एरिया को हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी से नहीं बल्कि एरिया को हम लोगों को अब एक वेक्टर क्वांटिटी से भी हम लोगों को, आप कह सकते हो कि डिफाइन करना पड़ सकता है और करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? एरिया शुड बी
एरिया शुड बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब एरिया को हमें एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हमें पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हम लोग पढ़ें तो चलो उसको बोल देते हैं एरिया वेक्टर बोल देते हैं। एरिया को अगर वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करना है तो उसको चलो नाम रख देते हैं जी उसका एरिया वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होना चाहिए इसके पास, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है ना, एक क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड जो इसका होगा वो तो वही हो, मैग्नीट्यूड तो उसका वही होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हमने फिगर ली हुई है, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे सरफेस ली है उसका हमारे पास जो आंसर आएगा मैग्नीट्यूड का वही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। अब डायरेक्शन की बात अगर हम करें तो डायरेक्शन का रोल यहाँ पे कौन प्ले करता है, डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू इट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन कौन स्पेसिफाई करता है, डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू इट। ठीक है, नॉर्मल टू इट मतलब ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नॉर्मल टू इट। अगर मेरे पास ये एरिया है तो इसके ऊपर जो मैं नॉर्मल ड्रा करूँगा ना, इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन जो मैं ड्रा करूँगा इस तरह से, है ना, वो इसकी डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई करेगी। ठीक है, ये जो मैं नॉर्मल ड्रा करूँगा वो नॉर्मल उस एरिया की जो है डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगी। ठीक है, सपोज करो अगर ये मेरे पास एरिया है तो इसके ऊपर नॉर्मल आ गई है तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई। अब मान लो मैंने एरिया ऐसे रख दिया तो नॉर्मल टू द जो इस एरिया पे जो नॉर्मल होगा वो उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब इस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। अगर ये एरिया आ गया है ना तो इसका डायरेक्शन क्या आ गया, डाउनवर्ड आ गया है ना। अगर ये एरिया मेरा इस तरफ है तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई। तो इस तरह से उस एरिया पे जो नॉर्मल मैंने ड्रा करना है, जो ये एरिया है इस एरिया पे, है ना, इस एरिया पे जो मैंने ड्रा करना है वही नॉर्मल जो है वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है इस एरिया वेक्टर की। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कौन है, वो यही जो इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस एरिया का हमारे पास आंसर आएगा ना, एरिया का जो हमारे पास स्केलरली जो आंसर आएगा। और डायरेक्शन कौन होगी, इसकी डायरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल जो हमने उस एरिया पे ड्रा करना है ये इस एरिया की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। समझ आई बात। अगर इस तरफ है तो इसकी एरिया की डायरेक्शन ये है, अगर इस तरफ है तो एरिया की डायरेक्शन ये है, अगर इस तरफ है तो एरिया की डायरेक्शन ये है। समझ आ गया अच्छे से। लेकिन देखो ये नॉर्मल भी तो, ये जो नॉर्मल है ये भी तो दो डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो सकता है। अगर ये मेरा एरिया है तो इस नॉर्मल को अगर हमने देखना है तो ये दो जगह पॉइंट आउट हो सकता है। ये भी परपेंडिकुलर टू, है ना, ये नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और यही नॉर्मल मेरा ऐसे भी हो सकता है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं ड्रा करता हूँ तो ऐसे नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन भी होगी। तो फिर मैं इन दोनों में नॉर्मल्स में से ये वाला नॉर्मल लूँ कि ये वाला नॉर्मल लूँ, है ना। ये एरिया यहाँ पे अगर एक तरह का परपेंडिकुलर नीचे की तरफ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो ड्रा कर सकता हूँ। फिर ये नॉर्मल लूँ कि ये वाला नॉर्मल लूँ, डायरेक्शन के लिए कौन सा नॉर्मल लिया जाएगा, ये कि ये। उसके लिए क्या कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन हम लोग कह सकते हैं कि बाय कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ क्लोज सरफेस। कोई भी मेरे पास जो क्लोज सरफेस होगी ना, क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड जो हमारे पास एरिया एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन बताई जाती है आउटवर्ड नॉर्मल से। कैसे डायरेक्शन बताई जाती है, आउटवर्ड नॉर्मल से। अगर ये मेरे पास एक अगर क्लोज फिगर है तो इसकी डायरेक्शन मेरे को कैसे पता चलेगी, आउटवर्ड नॉर्मल से, यानी कि वो नॉर्मल जो आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, वो नॉर्मल जो आउटवर्ड जा रहा है उस नॉर्मल से हम लोग क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी, जैसे यहाँ पे अगर ये मेरे पास एरिया है तो इसकी डायरेक्शन को कौन दिखाने वाला है, ये आउटवर्ड नॉर्मल। तो आउटवर्ड नॉर्मल से हम लोग जो है डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल से हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं एक एरिया वेक्टर की। समझे मेरी बात, अगर वो क्लोज्ड सरफेस है तो। इसलिए मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सपोज करो अगर एरिया मेरे पास यहाँ पे डेल एस वेक्टर से अगर मैं एरिया रिप्रेजेंट करता हूँ, एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल एस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन को चलो एन कैप से डेजिग्नेट कर देते हैं, तो डी डेल एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल एस, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, एंड एन कैप इज द डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन कौन बताता है हमें, डायरेक्शन बताता है हमें नॉर्मल टू द एरिया। वो जो एरिया उसके ऊपर जो अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल टू द आउटवर्ड, वो जो नॉर्मल हम लोग ड्रा करने वाले हैं, दैट नॉर्मल विल प्ले द रोल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। समझ आ गया अच्छे से, क्लियर। एरिया वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अच्छा, एक तो गाउस थ्योरम को पढ़ने से पहले एक तो ये एरिया वेक्टर का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है जो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, फिर आपको गाउस थ्योरम का असली जो है पता चलेगा वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट
टॉपिक। देखो डेफिनेशन लिख लो पहले इसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, लिख लो उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस हेल्ड इनसाइड, फिर बताता हूँ आपको, ये समझाता हूँ क्या होता है, पहले लिख लो उसको, हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, held inside an electric field represents the total number of electric lines of force, crossing electric lines of force crossing the surface in a direction normal to the surface। ये इसकी डेफिनेशन है, लिख लो उसको, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक, अभी समझाता हूँ ये क्या है। ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसको आप लोग अपनी कॉपीज पे लिख लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस held inside electric field represents the total number of electric lines of force crossing the surface in a direction normal to the surface। लिख लिया। अब समझते हैं इसको ये क्या चीज़ है। ठीक है, लिख लिया ना। कभी कभी डेफिनेशन भी 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं, इसलिए डेफिनेशन प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। अब समझते हैं क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है क्या चीज़ है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। बिल्कुल अगर इजी लैंग्वेज में आपने इसको समझना तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। सपोज करो ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स आ रही हैं, इसमें से पास कवर कर रही है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, ये आ गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो फ्लक्स क्या चीज़ होती है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। यहाँ पे कितनी लाइन्स पास आउट हो रही हैं, 3 लाइन्स पास आउट हो रही है ना, 1 2 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी लाइन्स पास आउट हो रही है, 3 लाइनें इस सरफेस में से पास आउट हो रही हैं। तो इसका फ्लक्स कितना आ गया, 3 आ गया। मान लो अगर इसका एरिया अगर ये एरिया यूनिट एरिया है तो उसका फ्लक्स कितना आ गया, 3 आ गया। तो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, कितनी लाइन्स हैं। ठीक है, इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, कितनी लाइन्स हैं वो पास हो रही हैं एक सरफेस में से परपेंडिकुलरली, पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। ठीक है, अगर मेरे पास ये एक सरफेस है, ये अगर मेरे पास एक सरफेस है, ऐसे रखते हैं, अगर ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3, इस सरफेस में से कितनी लाइंस पास हो रही है परपेंडिकुलरली। ठीक है, इस सरफेस में से कितनी लाइंस पास हो रही है परपेंडिकुलरली, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इस फ्लक्स को डेजिग्नेट करते हैं हम लोग फाई से, किससे, फाई से, इससे बोलते हैं फाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो सिंपल फाई भी लिख सकते हैं या फाई ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपने मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ना है तो उसको फाई बी करके डेजिग्नेट किया जाएगा। इसको सिंपल फाई से भी लिखते हैं या फाई ई करके भी आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, समझ ली बात। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कितने लाइंस पास आउट हो रही हैं, पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कितनी लाइंस हैं, कौन सी लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो परपेंडिकुलरली पास आउट हो रही हैं एक सरफेस में से, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब कुछ चीज़ें देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई है, ये जो फाई है ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, देखते हैं ज़रा। देखो सपोज़ करो आपके पास क्या है, इस तरह से, सपोज़ करो आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, ये आगे मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। सपोज़ करो इस तरह से एक यूनिफॉर्म हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलती है, ये इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन से हमें पता चलता है कि ये कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने, सेम फील्ड, बिल्कुल सेम फील्ड इस तरह से यहाँ पे भी ड्रा कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि फाई की जो वैल्यू है ना वो किस किस बात पे डिपेंड करती है, और इसको समझते हैं। देखो ये भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम, ठीक है, सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एरिया है, सपोज़ करो यहाँ पे जो जिस एरिया में से पास आउट हो रहा है ना, ठीक है, अब मुझे बताओ अगर सपोज़ करो ये यूनिट एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है,
ऐसे हम लोग सपोज करके चल रहे हैं। फ्लक्स की क्या वैल्यू आ रही है, कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो इस एरिया में से पास आउट हो रही हैं। देखो बताओ मुझे कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं जो इस एरिया में से पास आउट हो रही हैं। 1 2 हैं, तो मान लो इसका फ्लक्स कितना आया, 2 आया। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या कर दिया, एरिया मैंने बढ़ा दिया, एरिया मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक, ये बढ़ा दिया जी मैंने इसका एरिया। अब मुझे बताओ, अब बताओ कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो इसमें से पास आउट हो रही हैं। ठीक है, अब कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं जो इस एरिया में से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। कितनी लाइन्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे मान लो फ्लक्स कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब जो फ्लक्स है, जो फाई है ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे भी डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है एरिया पे। ठीक है, एरिया ऑफ द बॉडी। जो हमारे पास बॉडी है, क्लोज्ड फिगर है, बॉडी है, उस बॉडी का एरिया कितना है ना। अगर एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होनी है। अगर एरिया कम होगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी कम होनी है, यानी कि फ्लक्स डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्लोज्ड बॉडी। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। यानी कि एफ आई एक तो ए पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा देखो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक चीज़ और देखते हैं, सपोज करो, ठीक है, सपोज करो, अच्छा ये मेरे पास क्या थी, एक तो समझ आ गया। ठीक है, अब देखो ये आ गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये मेरे पास वीक फील्ड है, कैसी है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे एक बात बताओ पहले आप, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कैसे पता चलता है, समझाया था ना मैंने आपको, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कैसे पता चलता है, पढ़ा हम लोगों ने, बताओ। वो पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अगर बड़ी पास पास होंगी, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बड़ी पास पास होंगी तो वो फील्ड कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। और अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर होंगी तो फील्ड कैसी होती है, वो वीक फील्ड होती है। समझे मेरी बात, वो फील्ड कैसी होती है, वो वीक फील्ड होती है। ठीक, यहाँ तक तो पता है। अब देखो, अब मान लो ये एक वीक फील्ड है, एरिया मैंने उतना रखा, वीक फील्ड है, क्या फ्लक्स आया, 2 फ्लक्स आया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बार अपनी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग ले लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगी मेरे को, वो पता चलेगी मेरे को इस तरह से, जब मैं पास पास से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रा करूँगा। अब ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपल फील्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कैसी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब इस स्ट्रॉन्ग फील्ड में, अब इस स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो ये कैसी फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब इस स्ट्रॉन्ग फील्ड में मैंने सेम एरिया रखा। ठीक है, एरिया मैंने सेम रखा, एरिया मैंने सेम रखा। देखो एरिया मैंने यहाँ पे सेम रखा, एरिया मैंने इस बार सेम रखा। तो देखो अब फ्लक्स कितना आया, निकालो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई। फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कितनी लाइंस जो पास आउट हो रही हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 6 आ गई। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, चेंज हो गई ना। इसका मतलब फ्लक्स, एक बात और है जिस पर डिपेंड करता है, वो क्या है, वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो वीक फील्ड है या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इस बात पे भी फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है। इस बात पे भी फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है। अभी तक समझ आया मैंने क्या बताया कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरी बात मैंने ये बताई आपको कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो एक तो डिपेंड करती है एरिया पे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो फिर अगर एक तरफ आप एरिया बढ़ाते हो, ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। एरिया कम करते हो तो फ्लक्स वैल्यू कम हो जाएगी। दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सेकंड, अगर आप एरिया सेम रखते हो, अगर आप एरिया सेम रखते हो और फील्ड को बदलते हो, एक तरफ वीक फील्ड रखते हो, एक तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड रखते हो, तब भी फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्लक्स है उसका क्या फार्मूला बनेगा फिर, है ना। ई पे भी डिपेंड कर रहा है, ई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्लक्स का फार्मूला आता है फाई होता है, वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फार्मूला है किसका, फ्लक्स का। समझ आया, इस फार्मूले की कहानी समझ आई कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है फ्लक्स का फार्मूला। और फ्लक्स कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट है तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो फाई क्या आ गया, फाई का फार्मूला बन गया मेरे पास ई ए कॉस थीटा। समझाई मेरी बात, फाई का क्या फार्मूला बन गया, ई ए कॉस थीटा। यानी कि थीटा पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना फ्लक्स आना है।
ठीक है, थीटा पे भी डिपेंड करता है हमारे पास कितना फ्लक्स आना है। फॉर एग्जांपल देखो, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, इसको इस फार्मूले को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, इस फार्मूले को थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो इस तरह से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, मतलब अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि फाई ई पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई जो है वो ए पे भी डिपेंड करता है ना, ज़्यादा एरिया ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फाई थीटा पे कैसे डिपेंड करता है। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फाई इस थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि ना मैं ई को बदलूंगा इस बार, ना मैं ए को बदलूंगा, मैं ई भी सेम रखूँगा, ठीक है, मैं ए भी सेम रखूँगा। अब मैं बदलूँगा क्या, अब मैं बदलूँगा इस बार ओरिएंटेशन, ठीक है, मैं ओरिएंटेशन को चेंज करूँगा, फिर देखूँगा कि मेरे पास क्या इसका आंसर आता है, ठीक है। सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक एरिया है, ठीक, इस तरह से मेरे पास एक एरिया आ गया, ये आ गया मेरे पास एरिया, ठीक। अब ये जो मेरा एरिया है, एरिया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी बताओ, इसकी डायरेक्शन में कैसे बताऊँ, इसकी डायरेक्शन होता है इसका नॉर्मल, मतलब ये इस तरह की कंडीशन है। सपोज करो यहाँ से यहाँ ऐसे है, सपोज करो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन दिखाई ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये आ गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया कौन सा है, एरिया ये है, ठीक है, ये एरिया मैंने ले लिया, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है ना, यहाँ से यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, तो ये मैंने इसका एरिया ले लिया। अब इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो यही होनी चाहिए, है ना, इस तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए। आई मेरी बात समझ में, ये जो नॉर्मल मैंने ड्रा करना है, ये नॉर्मल की जो डायरेक्शन होनी है, ये एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल होता है ना, उसकी जो डायरेक्शन होनी है वो किस डायरेक्शन में होनी है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले रहा हूँ, है ना। अगर मैंने इस तरह से प्लेस किया इसको, तो ये आ गया मेरे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्या आ गई मेरे पास, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ पे सपोज करो इस डायरेक्शन को मैं एन कैप से डेजिग्नेट करता हूँ। अब मुझे बताओ, तो इसके केस में मेरा फाई की वैल्यू क्या आएगी, ई ए आ गया, ए इस एरिया का मैग्नीट्यूड आ गया। देखो ई वेक्टर और ये डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, कितना एंगल बन रहा है, देखो ई वेक्टर की डायरेक्शन ये और एन कैप की भी डायरेक्शन ये, देखो ना, समझने की यहाँ पे कोशिश करो, बेसिक कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ आएगा ना, तभी जाके आपको गॉस थ्योरम अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। इसको अच्छे से ग्रैब करो क्या चीज़ है ये। देखो एरिया वेक्टर इस तरफ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये जो मैंने एरिया वेक्टर ड्रा किया उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ, तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, तो फाई की वैल्यू क्या आई, ई ए, ठीक है, ये होती है मैक्सिमम, ये आ गया मेरे पास फाई की वैल्यू ई है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया, बड़ा सिंपल सा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में ये आ गई डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक। अब मैंने जो एरिया लिया वो ले लिया ऐसे, ठीक है, और इस एरिया की डायरेक्शन पता करने के लिए एक नॉर्मल ड्रा किया मैंने, वो नॉर्मल हो गया ये। अब ई वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट है, और जो नॉर्मल है इस एरिया का, जो एरिया वेक्टर बताने के लिए जो नॉर्मल हम ड्रा करते हैं आउटवर्ड की तरफ, उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो इस तरह से ई वेक्टर और एन वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन गया, 0 डिग्री बन गया ना, 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू मेरी क्या आई, ये आ गई ई ए, इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फाई होता है ये थीटा पे कैसे डिपेंड करता है। दैट इज़ मैं अपना ई भी सेम रखूँगा, ठीक, मैं अपना एरिया भी सेम रखूँगा, बट अब मैं चेंज क्या करूँगा, चेंज मैं करूँगा सिर्फ डायरेक्शन। क्या चेंज करने वाला हूँ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एरिया की डायरेक्शन बदल दी। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ से यहाँ, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा है ना आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। अब मैंने अपना एरिया भी ऐसे रख दिया, पहले ऐसे रखा था ना मैंने, अब ये ऐसा रख दिया। अगर मैंने एरिया ऐसे रख दिया तो ये आ गया क्या, ये क्या आ गया, ये आ गया नॉर्मल टू द सरफेस, जो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अब मैंने अब एरिया ऐसे रख दिया तो डायरेक्शन बताने वाला जो वेक्टर है वो भी तो इस तरह से आ जाएगा, है ना। अगर मैंने एरिया से प्लेस कर दिया तो जो डायरेक्शन बताने वाला जो वेक्टर है उसकी वो भी इस तरह से आ गया। अब देखो, अब ये जो एन कैप है, ये एन कैप जो है, ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है ना। ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी अगर एरिया में ऐसे रख दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस तरफ लेफ्ट टू राइट, और एरिया मैंने प्लेस कर दिया ऐसे, और इस एरिया की डायरेक्शन बता रहा है मुझे ये एन कैप, जो कि पॉइंटिंग टूवर्ड अपवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब इस केस में क्या होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इस केस में क्या होगा, ई वेक्टर तो इस तरफ था, अब एन वेक्टर कहाँ चला गया, एन वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया, है ना। ये एन कैप आ गया, एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्या एंगल आ गया, 90 डिग्री। तो फिर फाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो फाई इज इक्वल टू ई ए
कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, पाई की वैल्यू क्या आई 0, 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि कोई भी लाइन तब पास आउट नहीं करेगी। और देखो करेगी क्या कोई पास आउट, आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लेफ्ट टू राइट है, आपने एरिया रख दिया ऐसे, तो कौन सी लाइन इसमें से पास कर रही है, इस एरिया में से कौन सी लाइन पास करेगी, कोई भी नहीं करेगी, कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी, है ना। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आई 0 आई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है, और तीसरा वो डिपेंड करता है कि आपने वो जो एरिया है उसको आपने उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसको आपने रखा कैसे है, इस बात पे भी डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब समझ आया अच्छे से ये पूरा का पूरा फार्मूला क्या कहता है, क्लियर हो गया ना अच्छे से, ओके। अब हम समझते हैं गास लॉ पे, अब आते हैं हम गास लॉ की स्टेटमेंट पे, ठीक। अब समझते हैं गास लॉ क्या होता है। ये स्टेट करता है, पहले स्टेटमेंट लिख लो उसकी, इट स्टेट्स दैट, ये क्या बताता है, ये कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon times the magnitude of the charge enclosed by the body। ठीक है, लिख लो इसकी डेफिनेशन को। It states that the total electric flux through a closed surface enclosing a charge, पहले लिख लो डेफिनेशन में समझाता हूँ मैं आपको। enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon times the magnitude of the charge enclosed। आप कहोगे क्या लिख दिया मैंने, पहले डेफिनेशन लिख लो आप, फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है। लिख लिया। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon times the magnitude of the charge enclosed by the body। ठीक है, ये क्या कहता है, देखो सुनो मेरी बात, ये कहता है, इसको समझने के लिए सपोज कर लो आपके पास इस तरह से एक क्लोज्ड सरफेस है। क्या कहता है गास लॉ, बड़ा सिंपल है, अभी समझाऊंगा तो आपको बड़ा इजी लगेगा। देखो ये कहता है कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड जो है वो एक सरफेस है, अगर उस क्लोज सरफेस में सपोज करो चार्ज है Q, इस पूरी क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अब अगर चार्ज है, देखो सुनो मेरी बात, अगर चार्ज है तो क्या होना चाहिए, चार्ज अगर यहाँ पे है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ नहीं आ रही होंगी क्या, इस तरह से बाहर नहीं आ रही होंगी क्या, देखो है ना, ये है ना, ये देखो पता है ना, ये पढ़ाया मैंने आपको। तो ये मेरे पास क्या थी, एक क्लोज्ड सरफेस थी, एक क्लोज सरफेस थी, इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज था, वो चार्ज कितना था, वो चार्ज था Q, एक क्लोज सरफेस थी उसके अंदर चार्ज पड़ा था Q, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर आ रही होंगी, है ना, क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर आ रही हैं इस तरह से। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस सरफेस में से बाहर आ रही हैं, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस सरफेस में से बाहर आ रही हैं और परपेंडिकुलरली बाहर आ रही हैं, देखो परपेंडिकुलरली बाहर आ रही हैं, तो फिर कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, है ना, क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस सरफेस में से अगर बाहर आ रही हैं, सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। गास लॉ ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। अब समझ आया, अब समझ आया जो मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, कहाँ से, इस क्लोज सरफेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे मिलना है, एनक्लोजिंग अ चार्ज, और उस जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो जितना चार्ज है, जितना भी वो चार्ज है, ठीक है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर आता है, इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय द बॉडी, द चार्ज एनक्लोज बाय द बॉडी। अगर इस बॉडी के अंदर
Q चार्ज है तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से पास आउट होना है, जो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना है वो किसके बराबर होगा, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय बॉडी, उतना ही जितना इसके अंदर चार्ज है, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय बॉडी। अब समझिए मेरी बात, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक चार्ज Q है और ये वो सरफेस है जिसके अंदर ये बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एनक्लोज्ड सरफेस है। उस एनक्लोज सरफेस में मेरे पास चार्ज Q यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक। सपोज करो ये जो मेरे पास एरिया है, ये टोटल एरिया कितना है, ये टोटल एरिया S है, क्लियर। तो लिख लो इसको साथ में, इफ़ अ क्लोज्ड सरफेस S encloses an electric charge Q। सपोज करो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक सरफेस S है जिसके अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, Q चार्ज पड़ा हुआ है। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फिर गॉस लॉ क्या कहता है, देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अभी मैंने आपको समझाया क्या कहता है गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय बॉडी। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर चार्ज कितना है, Q चार्ज है, तो इस बॉडी के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q चार्ज एनक्लोज्ड है। तो फिर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बॉडी का होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर आ रही होंगी ना, तो कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है ना, अभी मैंने आपको समझाया, तो कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस बॉडी का, वो किसके बराबर होगा, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय द बॉडी। बट अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, हमने जो बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी है ना, फ्लक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। क्या कहता है वो, फ्लक्स की डेफिनेशन कहता है कि फाई किसके बराबर आना चाहिए, फाई होता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक। यही है ना फाई की डेफिनेशन। अरे अभी समझा था हम लोगों ने, फाई की वैल्यू क्या आई थी, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और अगर ये ए वेक्टर में कहता हूँ कि ये जो मेरे पास एरिया है, सपोज करो इस तरह से ये मेरे पास जो एरिया है, अगर ये छोटे छोटे अगर डी ए अगर डी ए स्मॉल एरिया में अगर डिवाइड किया गया है, तो इस फाई को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए वेक्टर, एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है ना। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और अगर ये ए वेक्टर ऐसे छोटे छोटे डी ए वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इन डी ए वेक्टर की इंटीग्रेशन करनी है ना, इसे देख लो, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पढ़ा ना हम लोगों ने। तो अगर ये ए वेक्टर जो है वो इस तरह से छोटे छोटे डी ए वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे डी ए वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, तो फिर मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या इसको, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक। ये तो समझ आ गया ना। तो अब आगे करते हैं कंटिन्यू। तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो फिर ये फाई की वैल्यू अगर मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो फिर क्या ऐसे नहीं दे सकता मैं इसको, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε टाइम द चार्ज एनक्लोज बाय बॉडी। ये भी स्टेटमेंट हो सकती है किसकी, गॉस लॉ की, ठीक है। ये आती है हमारे पास एक्सप्रेशन किसकी, गॉस लॉ की, ये गॉस लॉ की एक्सप्रेशन है। समझ आया अच्छे से, क्लियर हो गया। बड़ा सिंपल सा है, क्या कहना है कि जो गॉस लॉ क्या बताता है, गॉस लॉ ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होना है थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय द बॉडी। टोटल फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो जो चार्ज एनक्लोज किया उसी के बराबर होगा, बट 1/ε टाइम्स, ठीक है, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय द बॉडी। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है पता है ना आप लोगों को, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद है ना, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से, क्लियर। ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास गॉस लॉ की, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, तो कल हम लोग देखेंगे इस गॉस लॉ का प्रूफ, ठीक है, कल हम इसका प्रूफ देखेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि इस गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग कूलम लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। शुरू हम गॉस लॉ से करेंगे और आप देखेंगे कि एंड में हमारे पास जो डेरिवेशन का आंसर आएगा वो कूलम लॉ आएगा। तो गॉस लॉ से कैसे कूलम लॉ को ड्राइव किया जाता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए।